जो हाइलाइट्स है आज के सेशन के। कॉम्पोजिशन, जब सिनेमेटोग्राफी के ऊपर बात करते हैं तो आज जो हमने सीखा, कॉम्पोजिशन इज बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपका सेटिंग क्या रहेगा, आप कहाँ से कहाँ भाग रहे हो, आप स्टेज कवर कर रहे हो, या आप जो प्री वेडिंग कर रहे हो तो प्री वेडिंग में आपने किसको कितना भगाया, क्या डेटा किया, नहीं। यू डू द सेम थिंग डिफरेंटली। आपका कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेमैटिक क्या है? सिनेमैटिक इज क्लोजअप, मिड फ्रेम, वाइड एंड अल्ट्रा। आपको क्लोजअप, मिड, वाइड, अल्ट्रा, ये आपको सिनेमा करेगा। और तो यस, एंड डायनामिक रेंज के बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशन किया। कंटेंट क्रिएशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेटिंग्स। सेटिंग्स ऐसा कुछ नहीं होता है। वो डे ऑफ द वर्क, लाइट एंड द टाइम, इट डिसाइड्स। करने के पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि दिनेश वर्मा जो आज इंदौर से है, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमे हुए हैं, थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे बिफोर पूरा आपका जो फिल्म मेकिंग के ऊपर जो आपका पूरा आज प्रेजेंटेशन होने वाला है उसके पहले। ओके सुमित जी, मैं शॉर्ट में एक स्टोरी थोड़ा नरेट कर देता हूँ ताकि लोगों को पता चलेगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली मैं 26 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में। और यहाँ आने से पहले मैं ठेकेदारी करता था, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था सिविल। तो मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइट करता था, WBM रोड्स और RCC वर्क करता था। बहुत खुश था, अच्छा काम चल रहा था। और लाइक कुछ फोटोग्राफी के बारे में आइडिया नहीं, हमारे पूरे खानदान में कोई फोटोग्राफर नहीं है, तो उसके बारे में पता भी नहीं था। पर क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक था कहीं ना कहीं अंदर, तो हर आदमी का जब कुछ शौक होता था उसको एक्सप्लोर करता था। तो नॉर्मली जब मैं अपना साइट से आता था शाम को 6-7 बजे, तो मेरे पास टाइम होता था शाम को कि यार फ्री टाइम में मैं इस पर करूँ क्या। तो जब मैंने एक्सप्लोर करा कि फ्री टाइम पे, जब मैं इवन मैं खेलने के बाद भी 7 o'clock को फ्री हो जाता था स्पोर्ट्स खेलने के बाद भी, तब भी मुझे लगता था कि मैं 10 बजे तक फ्री हूँ, 8-9-10 से 3 घंटे में करना क्या चाहिए। तो मैंने आसपास जब एक्सप्लोर करा तो मुझे कुछ फोटोग्राफी का अंदर था, तो मैं उनको स्टूडियो के आसपास घूमता था, स्टूडियो वाले के आसपास देखने के लिए क्या चलता है क्या नहीं चलता। तो घूमते घूमते कभी स्टूडियो में घुस जाता देखने के लिए। तो ऐसी जानकारियां मिली मुझे कि मैं ऐसे पूछता था कि यार ये रोल कितने का मिलता है, फोटो कितने की खींचते हो। तो मुझे कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिली कि यार रोल पे 30 रुपए मिलते हैं। देखिए पुराने लोग जानते होंगे कि 100 रुपए की रील मिलती थी, उसमें 30 रुपए का मार्जिन होता था। तो मैंने बैठे बैठे घर पे कैलकुलेशन करा कि यार ये बढ़िया काम है यार, 10 रोल बेचो 300 रुपए और 5-10 फोटो खींचो। तो मैंने जब छोटा सा हिसाब लगाया, उस समय मुझे फोटोग्राफी आती नहीं थी क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो मैंने हिसाब लगाया क्योंकि अंदर पैशन था कि आता तो नहीं है पर करना है। तो मैंने हिसाब लगाया कि छोटा सा स्टूडियो भी उस वक्त 2000 रुपए का मार्जिन दिखा मुझे एक छोटे से काम पर, जो अच्छा खासा उस जगह पे चलता था। मैं यार ये तो बढ़िया काम है यार, पर मुझे काम आता नहीं था उसका। अब मेरे को काम सीखना था, तो मैं सिखाऊं कैसे। तो मैं किसी भी स्टूडियो में जाता था तो मैं बोलता था कि कुछ पूछता था, मुझे कोई बताता नहीं था उसको। उस जमाने में कोई इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता, ना यूट्यूब का जमाना था। तो मैं कई बार कस्टमर बन के जाता था और गाली खा के आता था कि क्या करने आया भाई यहाँ पर। हाँ, तो मैं शर्मिंदा होकर वापस भी आता था मैं यहाँ से। ऐसे करते करते मुझे अपने लोकल पे तो मुझे कहीं सिखाने को मेरे को मौका नहीं मिला। तो मैं सोचा, क्योंकि मैं ना एक्चुअली बेसिकली मैं रहने वाला बोईसर गांव, जो कि विरार से आगे 4 या 5 स्टेशन पहले है, पालघर के पास है। तो मैंने कोशिश करा कि बॉम्बे में जाके किसी से सीखूं। तो बॉम्बे में भी मुझे लोगों ने लिफ्ट नहीं दी, किसी ने भी। मतलब उस जमाने में ऐसा सिखाने का कल्चर नहीं हुआ था। उस जमाने में होता था चेला, अब किसी का आप चेला बन जाओ तो मैं भी आप सीख सकते हो, बाकी ऐसा ट्रेंड नहीं होता था। तो फिर मैंने अब चेला किसका बने, कोई चेला बनने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे ही करते करते मुझे किसी बुक्स में मुझे इन्वेंटरी सॉरी डायरेक्टरी मिली मुझे, जिसपे मैंने देखा कि कोई बड़े फोटोग्राफर थी, फीमेल फोटोग्राफर। उसका नाम मुझे मिल गया, जो फिल्मों में काम करती थी और जो मैगजीन के लिए शूट करती थी, फैशन मैगजीन के लिए। तो मैंने उसको कॉल किया तो उसने बहुत रूडली बात करी, भैया आपको नंबर कहाँ से मिल गया हमारा। तो मैं बोला कि यार तो काम तो दूर की बात है, तो मेरी इंसल्ट कर रही है। फिर भी मैंने उसको मौका देके बोला कि मैडम मुझे कुछ मिलना, समय दो करके। तो उसने कैसे भी कन्विंस करके मुझे उसने बुलाया अपने पास और बोला हाँ बताओ क्या बोलना है। बोला कि मैम मुझे आपका असिस्टेंट बना दो। उसने क्यों बना ले तुमको अपना असिस्टेंट, तुम बोलोगे तुम बहुत ईमानदार हो, तो मेरे पास जो असिस्टेंट वो ईमानदार नहीं है। तुम बोलोगे तुम बहुत क्रिएटिव हो, तो मेरे पास जो असिस्टेंट वो क्रिएटिव नहीं है। तुम बोलोगे XYZ, तो वो हमारे पास नहीं है इसके मतलब। ये तो सारी चीज तो इसने ही बोल दी, अब मैं इसको बोलूँ क्या कि मेरे पास क्या है करके। तो मैंने बहुत सोच के बोला कि मैंने एक चीज है जिसकी वजह से आप मुझको रख सकते हो, सो डोंट पे मी, फ्री में रहूंगा।
उसने ओनली दिस इज द रीजन आई कैन कीप, अगर आप फ्री में आ सकते हो तो मैं आपको असिस्टेंट बना मैं सर फ्री में, मैं उसके पास 6 महीने असिस्टेंट रहा, उसका बैग लेके चलता था। पर ये बात है, उसका बैग लेके मैं प्रियंका चोपड़ा को शूट करने जाता था, उसका बैग लेके मैं अभय देओल को शूट करने जाता था, मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को शूट करने जाता था, पर मैं उसका बैग लेके चलता था। दैट इज द फैक्ट। वहीं से मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा, मैंने वहीं से सीखा लाइटिंग के बारे में। और वो सीखते सीखते मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला कि अमेरिका में भी इस तरह का काम होता है। तो मैंने अपने लेवल पे एक्सप्लोर करा एंड आई गॉट अ जॉब इन अमेरिका, एक कंपनी जिसका नाम है इमेज इन अमेरिका। आप गूगल कर सकते हैं जो भी व्यूअर्स हैं, जो कि एक अमेरिकन कंपनी जो कि फ्लोरिडा में मियामी में है। तो मैं एज ए क्रूज लाइन फोटोग्राफर ज्वाइन किया मैंने एज ए जूनियर फोटोग्राफर, और करते करते सीनियर एंड सेल्स मैनेजर मैंने वहाँ पर काम किया, जिस दौरान मुझे काफ़ी कंट्रीज में घूमने का मौका भी मिला, और सीखता भी रहा, घूमता भी रहा, सीखता भी रहा। और आने के बाद जब मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आया 3-4 साल बाद, तो मैंने सोचा कि सिखाने का काम शुरू करते हैं। अब सुमित जी, आपने देखा होगा अचानक से ऐसा क्या हो गया ब्रह्मांड में कि सबको प्री वेडिंग करानी है? ऐसा क्या हो गया जमाने में? अचानक से ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पहले फोटो तब भी खींचा जाता था। ओके, तो इनमें से कोई जो है जो बताएगा कि लाइक अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो लोग प्री वेडिंग करना शुरू कर दिया? अचानक से ट्रेंड क्यों आया? Why people want to do pre-wedding? Why people want to make movies for their wedding? ऐसा क्या परिवर्तन या ऐसे क्या नॉलेज या ऐसा क्या दिमाग में लोगों के आया जिसकी वजह से डेवलपमेंट हो गया? एनी आंसर्स? हितेश ठाकुर जी है जो हमारे साथ में है, तो उनका बोलना है कि वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ओके, दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर, जो कि सही भी है। देखो मैं जो देखो मेरा पर्सपेक्टिव, व्हाई पीपल वांट टू डू प्री वेडिंग एंड व्हाई पीपल वांट टू डू ऑल दिस सिनेमा। सर एक सीधा सा जवाब है सर, एवरीबॉडी वांट्स टू लुक लाइक शाहरुख खान एंड करिश्मा कपूर। हर आदमी के अंदर एक दिली तमन्ना होती कि मैं बहुत सुंदर और बहुत हैंडसम दिखूं, और मैं एक वाव दिखूं, मैं लार्जर देन लाइफ दिखूं, जो मैं हूं उससे मैं बहुत बड़ा। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो इस वक्त मैग्नीफाई रूप ले चुका है। मूवी मेकिंग क्या होती है टेक्निकली, ये सिनेमा क्या होता है? सिनेमा इज नथिंग टू मैग्नीफाई द थिंग्स, चीजों को बड़ा चढ़ाकर ड्रीम करवाना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि अमिताभ बच्चन सामने से आ रहा है, अगर मैं कैम लेके शूट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वीडियोग्राफी, राइट? अगर मैं इसको जीरो लेवल पे जाके आइसोमेट्रिक व्यू शूट करूंगा जहां पर अमिताभ बच्चन का शू मेरे सर पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सिनेमा। वही अमिताभ बच्चन है, वही पैर है, लेकिन उसको जिस एंगल से शूट किया, पीपल वांट से ओ दिस इज अमिताभ बच्चन कमिंग ऑन माय हेड। मैग्नीफाई कर रहे हैं, चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाना। इसको मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऋतिक रोशन का कोई एड देखते हैं कोल्ड ड्रिंक का, माउंटेन ड्यू का, वो क्या करता है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे गिरता है और नीचे आके बोलता है भाई कुछ तूफानी करते हैं। क्यों भाई? वो ऐसे भी तो बोल सकता है कि कुर्ता पैजामा पहन के, भाई और बहन मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ माउंटेन ड्यू, आप भी पिया करो। ऐसा क्यों नहीं करता? वही ऋतिक रोशन का, पर लोग हिट नहीं करेगा जब तक वो मैग्नीफाई नहीं करेगा, जब तक उसको ड्रामेटाइज नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर वाव नहीं दिखाएगा, तब तक उसको लार्जर देन लाइफ। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी दे वांट टू सी वाव, दे वांट टू सी लार्जर देन। सिनेमा हर चीज को मैग्नीफाई करता है। स्टोरी तब भी वही थी, लव स्टोरी, आज भी लव स्टोरी, तब भी ड्रामा थ्रिलर था, सस्पेंस था, आज भी सस्पेंस है, लेकिन ड्रामेटाइज करने का तरीका, मैग्नीफाई करने का तरीका बहुत डिफरेंट हो गया। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि लोग है ना अपने आप को बड़ा देखना चाहते हैं हर जगह। अचानक से इतना सम्मान भेदभाव क्यों ट्रेडिशनल फोटोग्राफर के साथ? क्या कर रहा है कैंडिडेट? मींस लाइक क्या अचानक परिवर्तन कर रहा है? इसीलिए वो सफेद वाला लेंस लेके आता, लंबा वाला या बड़े बड़े कैमरा लेके आता है, इसलिए कैंडिडेट है? ये मिसकंसेप्शन है लोगों की ना, लंबा लेंस लेके आएंगे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कईयों की बात कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ सर। कैंडिड फोटोग्राफी नहीं होती, कैंडिड होती है मोमेंट्स। कैंडिड होता है मोमेंट का नाम होता है, नथिंग। आप मोबाइल से भी कैंडिड शूट कर सकते हो टेक्निकली। कैंडिड होता है स्पॉन्टेनियस, जो है सो है, जैसा है वैसा, स्पॉन्टेनियस एक मोमेंट होता है जिसको हम कैप्चर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंडिड। बट अचानक से लोग बोलते हैं मैं तो कैंडिड फोटोग्राफर हूँ, मैं तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर। सर ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है सर। एक्चुअली जो पत्रकार होता है ना, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो कैंडिड करते हैं 24 घंटे सर। वो जो है वो शूट को लाइव शूट कर रहे हैं, वॉर चल रहा है उसको शूट कर रहे हैं, दंगा फसाद चल रहा है उसको शूट चल रहे हैं, इवेंट, दे आर शूटिंग कैंडिड। उनको हम रिपोर्टर्स बोलते हैं, एक्चुअली दे आर द रियल कैंडिड पीपल जो न्यूज को शूट करते हैं, दे आर द कैंडिड शूट करते हैं। कब पता चलता है कि कोई मैल फंक्शन होने वाले मॉडल चल रही है, उसका मैल फंक्शन होगा तो वो शूट करेगा, वो ये कैंडिडेट विवाद पैदा होगा क्योंकि कैंडिडेट शूट करा, वो 1 सेकंड के लिए हुआ था।
किसी नेता ने किसी को हिट कर दिया, वो बोल के नहीं कर रहा, कैंडिड हो रहा है, उसने ऑन द स्पॉट को क्रिएट किया, वो फ्रंटलाइन बन जाती है। दीज आर द कैंडिड मोमेंट्स। लड़की रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, अचानक से ऐसा कोई क्रिएट हुआ कैंडिड, आपने उसको शूट करा, दैट इज कॉल्ड कैंडिड। कैंडिड इज द मोमेंट। सेम में सिनेमा क्या होती है, सिनेमा एक्चुअली होता क्या है, इट इज अ स्क्रिप्टेड थिंग, जहाँ पे हम उसको स्क्रिप्ट करते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे प्री वेडिंग हो, चाहे कुछ भी सिनेमा करो, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो। अगर मैं उसको स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, किसको स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, मोशन को भी और ऑडियो। अगर मैं ऑडियो को स्क्रिप्ट कर रहा हूँ कि कब बजेगा कब नहीं बजेगा, मैं मोशन को स्क्रिप्ट कर रहा हूँ कि कब चलेगा कब नहीं चलेगा, मैं लाइट को स्क्रिप्ट कर रहा हूँ कि कहाँ पे हाईलाइट होगी, कहाँ शैडो होगी, कहाँ बैकलाइट बनेगी, मैं हर सीन को स्क्रिप्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड सिनेमा। Everything is defined by a DOP, director of photography, that is called cinema. Now let's talk about documentary. Documentary क्या होती है, जहाँ पर सीन एक्चुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी गाय का दूध निकाल रही है और बच्चे देख रहे हैं, दैट इज द रियल सीन। लेकिन अगर मैं उस सीन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक माता जी बैठी है, दूध निकाल रही है, बच्चे बैठे, मैं नैरेट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप नरेशन आप दोगे और सीन एक्चुअल होगा, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। सिनेमा एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय यू, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, नरेशन आप दे रहे हो और सीन एक्चुअल है। अब बात करते हैं वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी क्या करता है, जो है सो है, जैसा है एक्चुअल चीज को शूट करना। इसका मतलब है ही इज शूटिंग द कैंडिडेट। टेक्निकली वीडियोग्राफर क्या कर रहा है, कैंडिडेट शूट कर रहा है, क्योंकि वो कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, जो चल रहा है उसको शूट कर रहा है। तो एक्चुअली ही इज वर्किंग मोर हार्डर देन सिनेमा, क्योंकि वो रियल टाइम को शूट कर रहा है और वो एक्चुअल चीज को शूट कर रहा है। अब हम बात करते हैं सिनेमा की। जो सिनेमा अचानक इतना चलन में क्यों है, जब लोगों ने देखा कि हम इसको ड्रामेटाइज कर सकते हैं, सीन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अगर हमको लाइट को कंट्रोल करना आ जाए, हम कोई ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी को अगर बताना आ जाए, हम स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, और हम उसको फिल्म की तरह कहानी बताना शुरू कर सकते हैं। यहीं से लोगों ने स्टोरी बनाना शुरू करी वेडिंग में, यहीं से स्टोरी बनानी शुरू करी प्री वेडिंग में, जहाँ पर वो कहानियां बताना शुरू कर दें। अभी तक भी क्या देखता हूँ मैं, कई सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग जो प्री वेडिंग करते हैं या सिनेमा, तो एक ही तरीके से करते हैं कि सर आप यहाँ से चल के वहां जाइए, वहां से चल के वहां जाइए, पूरा दिन चल के अगेन दिस इज चल के एक तक तो सही था जब लोगों ने देखा नहीं था, पर अब उस लोग उससे भी ऊपर को देखना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोरी बेस्ड। कुछ छोटी छोटी कहानियां होनी चाहिए, जिसमें कुछ इमोशंस होने चाहिए, जिसमें कुछ उसके पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम प्री वेडिंग करते हैं या वेडिंग करते हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं या क्लाइंट क्या दिखाना चाहता है, क्लाइंट दिखाना चाहता है उसकी पर्सनालिटी, क्लाइंट दिखाना चाहता है जो उसने खर्चा किया हुआ, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स, क्लाइंट दिखाना चाहता है उसके जो भी उसका इकोसिस्टम उसने यूज करा है पूरे उसके वेडिंग के लिए, जिसमें उसकी फूड हो गए, जिसमें उसके कलर्स हो गए, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, जो कि लोग डिफाइन नहीं करते हैं, पर उसको वो चाहता है। अगर लड़की ने 1.5 लाख का लहंगा पहना है तो 1.5 लाख का दिखना चाहिए। एग्री करते हो सुमित भाई? एग्जैक्टली। अगर सिर्फ लहंगे की फोटो खींचनी है तब तो सभी करें, पर मैं आपका 1.5 लाख का लहंगा को मैं डिसाइड करूंगा बिना बताए, लोग देख के बोलेंगे शायद इसने बहुत महंगा लहंगा पहना है। शायद ये कौन डिसाइड कर रहा है, सिनेमा डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसके टेक्सचर, उसका फाइबर, उसके कलर को उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको शूट कर रहा है। जब वो उस चीज को डिसाइड करता है कि मुझे उसकी टेक्सचर, फाइबर, कलर्स को दिखाने हैं, तो वो लाइटिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि जब तक वो लाइट को कंट्रोल नहीं करेगा टेक्सचर्स को दिखा नहीं सकता। यहाँ पे भी लाइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइटिंग इंपॉर्टेंट है, जब उसकी स्टोरी बोर्ड इंपॉर्टेंट है कि इसे लहंगा पकड़ के यूं दिखाएगा तो और लगेगा, उसको किस तरह से ड्रामेटाइज करे कि वो रियल लगे, बिना दिखाए कि मैं लहंगा दिखा रही हूँ फिर भी लहंगा, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटाइज करना, दैट इज कॉल्ड सिनेमा। कैसे स्टोरी बोर्ड के थ्रू, अगर लड़की ने यहाँ पे 30,000 का टैटू लगाया है, उसने टैटू बनाया है, शी विल फील स्पेशल कि अगर टैटू दिख जाए किसी तरीके से बिना दिखाए। कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा मेरी टैटू की वीडियो बना, कोई भी ये नहीं बोलेगा मेरी 1.5 लाख का मैंने अपना हार पहना उसकी वीडियो बनाई क्या, वो नहीं बोलेगा। वो क्रिएटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो डीओपी पे डिपेंड करता है, वो स्टोरी टेलर पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे उस स्टोरी पे उस एलिमेंट को यूज करना। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमेशा स्टोरी बोर्ड पे हमेशा लाइट के द्वारा एंड अगेन स्टोरी के द्वारा कैसे उसको स्टोरी को डायरेक्ट करें। अब हम बात करते हैं कि सिनेमा और सिनेमैटिक लाइटिंग दो अलग स्टोरी है। सिनेमा और सिनेमैटिक लाइटिंग में फर्क क्या है? आपको सिनेमैटिक दोनों के लिए टर्मिनोलॉजी सेम है, पर सिनेमैटिक जब आती है ना, तो यहाँ पर जब सिनेमैटिक की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट लाइट एंड शैडोज। अगर आपके वीडियो या फोटो में शैडोज नहीं होंगे या तो क्या होती है, पिक्चर आपकी लगभग फ्लैट लगती है। अच्छा बुरा नहीं होता है, फोटोग्राफी में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, इट्स अबाउट टारगेट।
अगर आपका टारगेट कि मुझे फ्लैट लाइट पे काम करिए विदाउट एनी शैडो, इट्स अ गुड वीडियो एंड इट्स अ गुड पिक्चर। बट अगर आपको उस पर ड्रामेटाइज क्रिएट करना है, उसमें आपको ड्रामा क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल डिफाइन करता हूँ, एक स्टोरी डिफाइन करता हूँ और आप उसको विजुअलाइज करो कि स्टोरी कैसी है। एक माताजी रोटी बना रही है चूल्हे पे, बच्चे इंतजार कर रहे हैं रोटी खाने का, और उसके बगल में उसके बाबूजी एक खटिया पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं जिसके ऊपर लालटेन लगा हुआ है। ठीक है, चूल्हे में से रोशनी निकल रही है जो उसकी माताजी पे जा रही है। बच्चे जो लाइन में बैठे हैं 3-4 रोटी का इंतजार कर रहे हैं, उनके आगे कैंडल रखा जिसकी रोशनी बच्चों पे जा रही है, और उसके पिताजी हुक्का पी रहे जो ऊपर एक लालटेन है उसकी रोशनी उसके पिताजी पे जा रही है। अब इमेजिन करो इस सीन को, चूल्हे की लाइट माताजी पे, फिर डार्क एरिया, फिर थोड़ा सा लाइट एरिया जहाँ पे बच्चा हाईलाइट हो रहे, फिर डार्क एरिया, फिर उसके पिताजी हाईलाइट हो रहे। नाउ लाइट शेडो लाइट शेडो लाइट शेडो, नाउ इट हैज अ ड्रामा, दिस इज कॉल्ड सिनेमैटिक, जहाँ पे लाइट शेडो एक ही फ्रेम में है, लाइट शेडो लाइट शेडो लाइट शेडो, दिस इज द सिंगल फ्रेम। जब आपको लाइट शेडो एक फ्रेम में मल्टीपल टाइम करना पड़ता है, वो इतना इजी नहीं होता इन अ सिंगल फ्रेम। आपको लाइट को ब्लॉक करना पड़ेगा, यहाँ हाईलाइट करना पड़ेगा, यहाँ ब्लॉक करना पड़ेगा। अब जब हम इसको कंट्रोल करते हैं सिनेमैटिक में, तो ये आपका ड्रामेटाइज इफेक्ट है। अगेन तारक मेहता का उल्टा चश्मा या भाभी जी घर पे टीवी हम सीरियल्स देखते हैं, ये भी सिनेमैटिक है क्योंकि इसको कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि आप यहाँ से चलोगे, यहाँ रुकोगे, बट ये यूजुअली लाइट कौन सी जिसमें शैडोज बहुत कम होती है, यहाँ पे सिनेमैटिक लाइट कम यूज होती है, यहाँ पे फ्लैट लाइट ज्यादा। अगेन वो भी नेचर ऑफ लाइट है, दैट इज ऑल फ्लैट लाइट। बट हम लोग को अच्छा लगता है हमेशा शैडोज। अगर आप गैंग ऑफ वासेपुर या अनुराग कश्यप की कोई मूवी देखोगे, ये क्या करता है, बहुत सारे शैडोज यूज करता है। शैडोज यूज करने से आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छी होती है। अभी मैंने एक लेटेस्ट मूवी देखी सुमित भाई, जो कि 12वीं फेल, आपने देखी सर मूवी देखी आपने 12वीं फेल? हाँ 12वीं फेल देखी सर मैंने। सर एक्चुअली में जो सिनेमैटिक करी ना, उसमें लाइटिंग जो करी है वो सीखने वाली चीज है। इवन पिक्चर भी बहुत सुपरहिट होगी, कल फिल्मफेयर अवार्ड में उसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले अच्छी सिनेमा के लिए। सर उसमें लाइटिंग इतनी अच्छी करी है कि सर लाइटों और सिनेमा से आपके इमोशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सीन डिस्क्राइब करता हूँ। सुमित भाई आपने 2500 सालों से 2000 सालों से सीन देखा होगा जहाँ माँ बहुत दुखी है, बच्चा बहुत दुखी है, बच्चा बहुत बार फेलियर होके माँ के पास आके बैठ जाता है और दोनों रोने लग जाते हैं। कई बार अपन ने स्टोरी सुनी भी है, देखी भी है, और ये अपने नॉर्मल स्टोरी जो अपन कई बार देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसको पिक्चराइज करा उस मूवी में कि बेटा बार बार हार के माँ के पास जाता है, और जो लाइटिंग करी और जो कैमरा का जो मूवमेंट कर रहा है उसमें, वो सिनेमा इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि सुनील भाई यू विल रियली क्राई इन दैट सीन। मैं जब जब उस सीन को देखता हूँ, मैंने बोला ये सीन तो कई बार सुन चुका हूँ मैं कि बच्चा दुखी है, माँ दुखी है, पर जिस तरीके से उसने सिनेमा करा, इट मेड अस, जो इमोशन जब निकलते हैं ना, ये किससे निकलते हैं, सिनेमा से निकलते हैं। सेम चीज जब हम सिनेमैटिक करते हैं वेडिंग्स में, इमोशंस निकलते हैं। खुश मतलब आदमी हंसेगा, उसको देख के भी यहाँ पर आदमी, वहां पे अगर कोई लड़की उसकी रो रही है तो माँ के भी आंख में उस वक्त देखते वक्त, पिक्चर देखते हुए उसके आंखों में अगर आंसू आ गए, देन यू आर डूइंग अ सिनेमा। अगर आपने बाद में देखने के बाद भी आंसू निकाल दिए, अगर आपने बाद में भी उसको हंसा दिया मूवी में, नाउ यू आर डूइंग। पर होता है कैमरे से सिनेमा नहीं होता, स्किल होता है, सिनेमा होता है स्किल से। आप कैमरा लेके सिनेमाग्राफर नहीं बन सकते, गिम्बल लेके सिनेमाग्राफर नहीं बन सकते, स्किल होगा तो आप सिनेमाग्राफर बन सकते। दिस इज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करना, आपको लाइट को मॉडिफाई करना आना चाहिए। अगर आप सिनेमा करते हो जिसके लिए मॉडिफायर बोलते हैं, पर क्योंकि हम वेडिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, देखो दो फर्क है, फिल्म इंडस्ट्री और वेडिंग इंडस्ट्री दो डिफरेंट इंडस्ट्री है। हम हर काम में जब बात करते हैं फिल्मों जैसा काम नहीं कर सकते, फिल्मों के तरीके से लगभग कोशिश कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री वेडिंग इंडस्ट्री है, हम फिल्म इंडस्ट्री नहीं। लेकिन हमारे जो औजार बने हुए, हमारे जो कैमरा बने हुए, हमारे जो छोटे छोटे इक्विपमेंट बने हैं, उसको डिजाइन किया गया वेडिंग इंडस्ट्री के लिए, आपके अपने बजट में कम समय में कैसे फिल्मों की तरह काम किया जा सकता है। तो वहाँ पे छोटी छोटी स्किल्स होती है कि कैसे हाईलाइट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे शैडोज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाइड यूज कर सकते हैं, कैसे स्पॉन्टेनियसली हम स्टोरी को, तो कई लोग कंफ्यूज करते हैं। अगेन आज का लेवल बहुत बढ़ गया क्योंकि ओटीटी जब से आ गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, अब यहाँ पर सिनेमा एक्चुअली हमारे एसएलआर से बनने लग गए, आई मीन मिररलेस से, हमारे जो अच्छे मिररलेस कैमरा आ गए जिससे ओटीटी पे काम, अब यहाँ पर रियल सिनेमा करने लगे। अब यहाँ पर उनको एक्चुअल एजुकेशन चाहिए ना, उनका अंदर का आर्टिस्ट को सीखना पड़ेगा एजुकेशन के लिए कि अब हमको कैसे सीखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सुनील जी लाइटिंग। आपको अगर सिनेमा करना है या कैंडिड करना है या लाइक, आपको ना यू शुड नो लो की क्या होती है, हाई की फोटोग्राफी क्या होती है, आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि बैकलाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है,
और कंपोजिंग में फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट रहा, हम कोशिश करेंगे, हम स्लाइड पे भी आएंगे। अभी हम क्योंकि हम थ्योरेटिकल पार्ट पे, हम स्लाइड पार्ट पे नहीं है। आपको कंपोजिंग का नॉलेज होना चाहिए, लीडिंग लाइन क्या होती है, ज्योमेट्री और पैटर्न क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटेंशन क्या होता है। कंपोजिंग ही एक ऐसी चीज है सुमित जी जो कि एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग करता है, ओनली कंपोजिंग। बाकी आप अपर्चर, शटर से ISO 1 लाख वीडियो यूट्यूब पे, वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए सेम है, वाइट बैलेंस इन्फॉर्मेशन सबके लिए सेम है, एवरीथिंग इज सेम फॉर ओनली कंपोजिंग। अगर आपने करण जौहर की मूवी देखोगे, आपसे मूवी देख के बोलोगे यार करण जौहर ने शूट करी, और वो मूवी देख के बोलोगे गैंग ऑफ वासेपुर की यार ये उसने शूट करी, क्योंकि उसका एक स्टाइल होता है काम करने का, वो स्टाइल आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। हम आएंगे देर से कंटेंट पे, वो कंटेंट पार्ट पे आएंगे, पर ये क्रिएटिव पार्ट सिनेमा, जो सिनेमा इज ऑल अबाउट डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटो। अब डीओपी होता क्या? डीओपी वो होता है जिसको कैमरे का नॉलेज, जिसको लाइट का नॉलेज, जिसको स्टोरी बोर्ड का नॉलेज, जिसको वार्डरोब जो कपड़े पहनेंगे उसका नॉलेज, जिसको कलर एसेंस, कलर का सेंस है, जिसको स्टोरी बोर्ड का सेंस है, जिसको फोरग्राउंड बैकग्राउंड का, जिसको हर चीज का सेंस हो सेट पे, दैट इज कॉल्ड डीओपी। अगर आप सिर्फ कैमरा चला रहे हो और वेडिंग शूट कर, यू आर ए कैमरामैन। आपको डिसाइड करना कि मुझे कैमरामैन बनना या वेडिंग इंडस्ट्री का डीओपी बनना। यू हैव टू बी अ डीओपी टू बी अ स्टोरी टेलर। अगर आप जितने अच्छे डीओपी बनोगे, जब डीओपी की तरह सोचोगे आप, तो क्या होगा? जब डीओपी की तरह सोचोगे तो आप कैमरे के बारे में सोचोगे, लेंस के बारे में सोचोगे, लाइट के बारे में सोचोगे, डिफ्यूजर के बारे में सोचोगे, हार्डलाइट सॉफ्ट के बारे में सोचोगे, आप एलिमेंट ढूंढोगे, आप ज्योमेट्री ढूंढोगे, आप लीडिंग लाइन ढूंढोगे, आप बहुत सारी, क्योंकि आपकी 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 मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि नाउ यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दिस एलिमेंट। हर चीज रैपिड चाहिए इनको। इंस्टाग्राम में अगर 3 सेकंड या 2 सेकंड में आप कनेक्ट नहीं कर पाए, ये आपको स्वाइप कर देगा। सिर्फ 2 सेकंड में अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो आपको, सोचो जनरेशन को आपको कनेक्ट करना हो, आज के फोटोग्राफर को बोल रहा हूँ भैया 2.5 सेकंड में अगर अपनी चीज को बता पाओगे तब तो वो रुक जाएगा, नहीं तो वो भाग जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा 2.5 सेकंड में मैं कैसे कनेक्ट करूं। 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड में कनेक्ट करने के लिए आपको लीक से हटना पड़ेगा। आप, हम लोग जब भी कोई शूट करने जाते हैं ना सुमित जी, चाहे प्री वेडिंग हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे कोई भी स्टोरी टेलिंग हो, पहले ना कुछ ना कीवर्ड्स को हम दिमाग में रख लेते हैं पहले से। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लड़की की विदाई हो रही है ना, पिताजी और माताजी रो रहे हैं, ये सीन कई सालों से आ रहा है, कई ट्रेडिशनल फोटोग्राफर शूट कर रहे हैं, तो कुछ आदमी हटके तो कुछ करने वाला नहीं है वहां पर। अगर उस सीन की बात करें, हटके क्या होने वाला है, वो उधर नहीं होने वाला है, हटके जो होने वाला है वो इधर होने वाला है। फोटोग्राफर में क्या होने वाला है, अगर वो फोटोग्राफर आज ये सोच के जाए कि मैं आज लड़की जब रोएगी ना, और ऐसा टाइम कुछ आएगा कि पापा उसके हाथ यहाँ रखेंगे और आंसू उसके पापा के हाथ पे गिर जाए ना, तब मैं शूट करूंगा। ऐसा वो सोच के निकले घर से कि आज ऐसा कोई सीन टाइम बनेगा जहां पर उनके आंसू मेरे हाथ पे गिर जाए, और हो सका लड़की के आंसू के पिताजी के हाथ पे गिर जाए। अगर इस सीन को मैं ढूंढूंगा और मिल जाए तो मैं क्लिक करूंगा और मैं हंट करूंगा, मैं इसको कोशिश करूंगा, मैं इसको हंट करूंगा। अगर वो उस दिशा से जाता है तो वो हमेशा दिमाग में रखता है कि सीन तो मेरे को करना ही जो हो रहा है, लेकिन मेरे को प्रायोरिटी मेरी का, अगर ऐसा कोई सीन बन जाता है और उसको मैं जब ध्यान में रखते हुए शूट करता हूँ, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कुछ चीजें ऐसी बनती है जहां पर उसके ये सीन को जो डिसाइड करता है वो उसके एस्टैब्लिश होती है, उसको क्लिक करता है। और जैसे वो क्लिक करता है, क्योंकि उसको डिसाइड करके गया था, और जब उसको एनहांस करके जो अपने डीएम में डालेगा, और जब उसके पेरेंट्स देखेंगे तो बोलेंगे वाह ये छोटा मोटा फोटोग्राफर नहीं, ये आउट ऑफ द बॉक्स फोटोग्राफर, ही इज अ सिनेमैटिक। क्योंकि इसके पिताजी ने इतना इमोशन, जो उसके आंसू लड़की के पिताजी के हाथ में है, और लड़की के आंसू पिताजी के हाथ में, और पिताजी के आंसू लड़की के हाथ में, ऐसा फोटोग्राफर ने पहले सोचा, उसको हंट करा, हंट करके इसको लिया, उसका एस्टैब्लिश करा। नाउ दिस इज मेक यू आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फोटोग्राफर और एनी अदर फोटोग्राफर। तो ये टेक्निक होती है जब हम कोई भी चीज को करते हैं, हम कुछ भी चीज को करने जाते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि वहाँ एसेंस क्या है, इसका एम्बियंस क्या होता है, सीन क्या बनेगा। ओके, सिनेमैटिक भी जो कैंडिड शूट करते हैं ना सुमित भाई, टेक्निकली उसकी भी छोटी छोटी हिडन तैयारी करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैंडिड कर रहे हैं, कैंडिड क्या बोलता है, जो सीन पे है वही शूट करना है, पर उसके बाद भी हम कुछ लोगों को बैकलाइट बनाने के लिए स्पेशली पहले कि उसको पता होता है कि मैं यहाँ पे कैंडिड करने वाला हूँ, तो मुझे एक बैकलाइट सपोर्ट करेगी। बैकलाइट क्यों सपोर्ट करेगी, टारगेट को बैकग्राउंड से अलग करेगी तो इमोशन ज्यादा अच्छे दिखेंगे। तो जबकि मैं लाइट को डिसाइड कर रहा हूँ, कैंडिड सीन के लिए लाइट को ऑलरेडी डिसाइड करके रख रहा हूँ, पर क्योंकि सीन कैंडिड है, मैं कुछ चीजें फैब्रिकेट करता हूँ,
अपने लेवल पे, ताकि चीज़ों को ड्रामेटाइज हम कर सकते हैं। आप सिनेमा करते हो या सिनेमैटिक करते हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेंसेज। अगर आप लोग सब लोग अगर मेरे साथ अगर सुमित भाई आप सबको लुक पे लेके बात कीजिएगा, सबको कहिए कि हाथ ऐसा रखिए, अपने हाथ पे रखिए, सब लोग अगर लाइन पे हैं तो अभी रखिए, सबको बोलिए हाँ ऐसा रखिए हाथ पे। सभी को रिक्वेस्ट है कि आप दिनेश सर को फॉलो करें। ऐसा करके देखो मेरे को, ऐसे करके एग्जैक्टली हाथ ऐसा रख के देखो मेरे को, ठीक है। और दो चीज को एनालाइज करो, मैं जब बोल रहा हूँ उसको एनालाइज करना है, हाथ नीचे नहीं करना है, एनालाइज करना है। मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी कितनी आ रही है, एनालाइज करो। मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी कितनी आ रही है, एनालाइज करो, ठीक है। एक छोटी उंगली खोलो, मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी कितनी आ रही है, मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी कितनी आ रही है, ठीक है। एक और उंगली खोलो, मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी कितनी आ रही है, मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी कितनी आ रही है, ठीक है। एक और उंगली खोली, मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी कितनी आ रही है, मैं कितना दिख रहा हूँ और रोशनी। आपने डायमीटर चेंज नहीं करा, लेंस की लंबाई चेंज करने से कहानी बदल दी और रोशनी भी। यानी कि लेंसों से बनती है कहानियां, किससे बनती है, लेंसों से बनती है। सो यू नीड टू हैव अ गुड लेंसेज। अगर आपके पास बॉडी छोटी भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास लेंसेज अच्छे होने चाहिए। फ्लावर्स मेरी आंखें रात भर करती तेरी, रुक चले सांसें ये मेरी, कुछ प्यार तुमसे हाँ, कुछ नहीं तो मेरा जवान, मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रीतम, इतना न बता देना, तुम बेवकूफ पटलना, मनहारी मनहारी सुकुमारी प्रीतम। मुझे प्यार तुमसे कुछ भी तो मेरा जहां, मनहारी तन्हारी सुकुमारी प्रीतम, इतना न बता देना, तुम बेवकूफ पटलना, मनहारी मनहारी सुकुमारी प्रीतम। सोचा नहीं कभी कि तुम पास चली आएगी, पता नहीं यकीन लगी जान निकल जाएगी, हाले हाले दिल मेरा लग रहे तेरा, मेरी तरह तुम्हें मुझे देखना, मुझे प्यार है तुमसे कुछ नहीं तो मेरा जहां, मनहारी मनहारी सुकुमारी प्रीतम, इतना न बता देना, तुम बेवकूफ पटलना, मनहारी मनहारी सुकुमारी प्रीतम। पूरी स्टोरी बोर्ड बना के 3 घंटे में बना के सबके सामने एडिट करके प्ले कर दो। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि स्टोरी बोर्ड है हमारे पास, कुछ एलिमेंट को कैसे यूज करते हैं हम, लाइट को कैसे यूज करते हैं, स्टोरी बोर्ड कैसे छोटी बना। एक रूल है सिनेमैटिक का, 3 तरह के शॉट्स होने चाहिए आपके कोई भी फिल्म में। एक होना चाहिए क्लोजअप, एक होना चाहिए मिड फ्रेम, एक होना चाहिए वाइड फ्रेम और अल्ट्रा फ्रेम अगर कभी जरूरत पड़े। सिनेमा क्या करता है कि आदमी को एंटरटेन करने के लिए
क्लोजअप, मिड एंड वाइड, क्लोजअप, मिड एंड वाइड। ये एक बेसिक रूल है इसका कि सिनेमा का, कि आपको 3 एंगल्स को रखना पड़ता है, बेसिक, क्लोजअप, मिड एंड वाइड। ठीक है, ये तो आपके 3 एलिवेशन हो गया। 50 mm का जो लेंस होता है, 50 mm का लेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लेंस बोलते हैं। एग्री करेंगे ना? हम 50 mm का लेंस क्या बोलते हैं? उसको नॉर्मल लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि 50 mm का लेंस भी लगभग इंसान जैसा दिखता है, वैसा ही 50 mm का लेंस भी, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉर्मल लेंस, क्योंकि उसका एंगल ऑफ व्यू भी अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं नॉर्मल लेंस। दैट इज द रीजन वी कॉल इट। और 50 mm से अगर कोई नीचे एंगल ऑफ व्यू होगा, दैट इज कॉल्ड वाइड एंगल लेंस। 50 mm से कोई ऊपर जाएगा, टेली, दैट इज कॉल्ड टेली लेंस। और 80 से भी ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड सुपर टेली। और 30 लाइक 15 mm 16 mm से भी, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वाइड। तो सिनेमा क्या करता है, ये वाइड टू टेली का जो कॉम्बिनेशन है, इनको इकट्ठा करता है। फॉर एग्जांपल, अब जो बजट वेडिंग होती है, वो एक आदमी बहुत सारे लेंसेज को अफोर्ड नहीं कर सकता वहां पर, इसलिए वो क्या करता है, जूम लेंस लेता है। अब जूम लेंस कोई खराब लेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि जूम लेंस खराब होता है, जूम लेंस से बहुत अच्छा भी काम होता है। फोटोग्राफी में इट्स ऑल अबाउट हाईएस्ट क्वालिटी। हम हमेशा क्या करते हैं, कोशिश हाईएस्ट क्वालिटी। और आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइट चाहिए आपके सेंसर पे, तो यू नीड टू हैव अ ब्लॉक लेंसेज। जहां पर जूम लेंस क्या होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ग्लासेस होते हैं जूम के अंदर, जिसके लिए वो मैग्नीफाई और जूम इन एंड जूम आउट करता है। तो लाइट को क्या करता है, उस लाइट उन लेंसेज के थ्रू आता है, तो नंबर ऑफ ग्लास से पास होकर आना पड़ता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है, खराब नहीं होती है, कम हो जाती है। सेम चीज अगर ब्लॉक लेंस यूज करते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइट हाई आती है, इससे आपका ट्रैकिंग भी फास्ट होती है, इमेज की क्वालिटी भी अच्छी आती है, लाइट भी अच्छी होती है, तो आपका क्वालिटी ऑफ इमेज बहुत हाई हो जाता है। दैट इज व्हाई वी सजेस्ट टू यूज अ ब्लॉक लेंस। अगर आप प्रॉपर सिनेमा कर रहे हैं तो आपके पास स्टोरी भी बनती है और क्वालिटी ऑफ लाइट भी बहुत अच्छी आती है। अब 2-3 रूल है सिनेमा के जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि सिनेमा जो है ना, देखो फोटोग्राफी डीओपी की जब बात करते हैं, डीओपी चाहे वो फोटोग्राफी का डीओपी भी हो सकता है, वो सिनेमा का डीओपी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी का डीओपी नहीं, फोटोग्राफी का भी डीओपी होता है, जो अगर आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा है, पूरा सीन क्रिएट कर रहा है, उसकी इमेज की अगर एक सिंगल फोटो खींच रहा है तो वो डीओपी ऑफ फोटोग्राफर है। अगर वो सिनेमा का कर रहा है तो डीओपी ऑफ वो सिनेमा, डीओपी दोनों जगह हो सकती है। सिनेमा जब करते तो आपको नॉलेज होना चाहिए, मैं इसको उल्टा करता हूँ, अगर आप कोई भी एक फोटो या वीडियो को उठाते हो तो यूजुअली नॉर्मली एक आदमी किस चीज को देख के बोलता है बहुत अच्छी है या बुरी है? सबकॉन्शियस माइंड किया, सामने वाला माइंड तो लड़की को देखने की कोशिश करेगा, नेचुरल है। सबकॉन्शियस माइंड किसको देखने की कोशिश करेगा? शार्प, जहां पर क्रिस्टल क्लियर है, उसकी निगाह पहले वहां जाती है, भले उसके बाद में वहां देखेगा, पर सबकॉन्शियस माइंड उसका पहले एकदम शार्प चीजें, जहां पे कौवा ने कुछ चीज को पकड़ा हुआ है और वो कौवे ने जो खाने की कोशिश कर रहा है, यह आदमी फील कर रहा है कि कौवे ने कैसे जकड़ के रखा हुआ, इतना क्रिस्टल क्लियर, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड शार्पनेस ढूंढता है सबसे पहले। कोई भी जनरली आदमी कोई भी पिक्चर को या वीडियो को देखता है, 3 चीजों को ढूंढता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज कॉल्ड शार्पनेस, कलर एंड स्टोरी। अगर आपकी पिक्चर शार्प हो गए तो सबकॉन्शियस माइंड आपका शार्पनेस ढूंढेगा, पिक्चर में कलर अच्छे होंगे, सबकॉन्शियस माइंड कलर रहेगा, और उसमें स्टोरी होनी चाहिए, जिसको आपने कहा कि लीड करने की कहानी, उस पर कहानियां होनी चाहिए। तो हर फोटोग्राफर, सिनेमाग्राफर को अपने पिक्चर में 3 चीजों का बेसिक ख्याल रखना चाहिए, शार्पनेस, कलर एंड स्टोरी। अब शार्पनेस आती किससे है? शार्पनेस आती है आपका डेप्थ ऑफ फील्ड से, वन ऑफ द रीजन। और सेकंड, जो अगर शार्पनेस चाहिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रीम में अगर कोई हो, उनको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं तो आंसर देने वाला हूँ। अगर आपको पिक्चर को शार्प करना हो तो और कौन सा तरीका पिक्चर को शार्प करने का? नो, वी कॉल दैट फोकस। आपका फोकस पे ध्यान होना चाहिए। अगर आप फोकस होता क्या है, फोकस होता है, फॉर एग्जांपल मैं सुमित जी के भी फोटो खींच रहा हूँ स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल, है ना, मैं एक बैठे में फोटो खींच रहा हूँ, तो सुमित जी मेरे 2 मीटर 3 मीटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैंने फोटो करी, फोकस करा, मैंने फोटो क्लिक करी, सुमित जी की फोटो बढ़िया आ गई, लेकिन सुमित जी वहां से उड़ गए और आके यहाँ पर बैठ गए और मैंने फोटो खींची यहाँ पर, क्या फोटो आएगी क्लियर? अगर आप 2 मीटर पे यहाँ बैठो, अगर यहीं पे आके 2 मीटर पे बैठोगे तो दैट मींस फोकस का मतलब होता है डिस्टेंस को लॉक करना, डिस्टेंस को लॉक करना। तो सिनेमा क्या करता है, आपको पता होगा फिल्मों में एक आदमी का सिर्फ यही काम है कि फोकस कैसे लॉक करना है। इवन कैमरामैन भी फोकस को लॉक नहीं करता है, कैमरा एक फोकस पुलर होता है जिसका काम है कि वो डिस्टेंस को मेजर करेगा और कैमरामैन को आके बोलेगा कि सर 5 मीटर में टारगेट मूव करने वाला है, 5 मीटर से वो 5.5 मीटर तक जाएगा, लेंस पे 5 मीटर में फोकस करो और वो चल के 5.5 तक जाएगा, आप रिंग को वहां तक लेके जाओ 5.5 तक, वहां पे मार्किंग करेगा। इस तरह से फोकस को फॉलो करते हैं। सिनेमा में फोकस पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए लोग है ना फोकस को छोड़ के गिम्बल लेके भागते रहते हैं,
लेकिन उसका ध्यान ही नहीं है फोकस पे कि भैया मैं डिस्टेंस कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, मेरा चीजें फोकस में है कि नहीं। अब वो क्या करता है पता है, मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, एक सीन को शूट करना है, लड़की यहाँ से वहां जा रही है फॉर एग्जाम्पल, सर 2 GB का कंटेंट शूट करेगा, 2 GB का कंटेंट शूट कर रहा है यहाँ से वहां जाने का। क्यों? क्योंकि उसको यह लगता है कि 10 शॉट बनाऊंगा, एक तो फोकस में रहेगा। सर ये कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपका कंसर्न होना चाहिए कि मेरा टारगेट है कि ये शॉट मेरे को यहाँ से वहां तक फोकस में चाहिए, मैं डिस्टेंस को कैसे मेंटेन करूंगा, डिस्टेंस को कैसे। तो यानी कि सिनेमा में अगर आपको कोई भी चीज को शार्प रखना है, डेप्थ ऑफ फील्ड वन ऑफ द फैक्टर है, बट फोकस सबसे बड़ा फैक्टर है जहां पर आपको चीजों को शार्प रखते हैं। अब सेकंड बात करते हैं कलर्स। अगर आपको अच्छे कलर्स को देखना हो, नॉर्मली डे लाइफ मतलब अपनी दिनचर्या में यूजुअली अच्छे कलर्स कहाँ दिखते हैं? हाँ, वेरी राइट आंसर अनिल वाली जी ने, यू आर वेरी राइट। अगर आपको रियल कलर देखनी है, आपको डे लाइट पे देखनी चाहिए। और मान लीजिए एक और आंसर दीजिए, आप बहुत सही बोल रहे हो, डे लाइट आती कहाँ से है? यूजुअली डे लाइट आती कहाँ से? मुले और माली दोनों आंसर है सनलाइट का। एंड माली जी ने और एक बताया कि रिफ्लेक्ट लाइट से, रिफ्लेक्शन का, लाइट का जो रिफ्लेक्शन। जिन लोगों ने भी ये सनलाइट आंसर, दे आर द राइट आंसर। वी गेट डे लाइट फ्रॉम द सन, और सन की जो लाइट होती है दैट इज द गुड लाइट टू सी एनी कलर। व्हाई? बिकॉज सन प्रोड्यूस 5600 डिग्री केल्विन कलर टेम्परेचर। सन के द्वारा जो कलर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वो 5600 डिग्री केल्विन का कलर टेम्परेचर, जो कि कोई भी रंग को देखने के लिए बहुत आइडियल कंडीशन होती है। इसीलिए हमको अगर कोई कलर को देखना हो अच्छे से, ट्रू कलर जिसको हम सच्चा कलर बोलते हैं, तो हम धूप में जाकर देखते हैं या फिर 5600 डिग्री पे। आपने आईपीएल का जो मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच जब देखते हैं, इतना सा छोटा सा बॉल होता है, 1 लाख लोग स्टेडियम में बैठे होते हैं, इतना छोटा वाइड बॉल होता है, यहाँ पर विराट कोहली को बॉल फुटबॉल की तरह नजर आता है, इतना सा बॉल, 1 लाख लोगों में इतना सा बॉल, उसको छक्का मारने के लिए बॉल को जब तक फुटबॉल की तरह नजर नहीं आएगा तब तक वो छक्का नहीं मार सकता, जबकि उसको क्लियर दिखना चाहिए। इसका मतलब उसको ये जो व्हाइट का कलर, जो व्हाइट कलर, इतने लाखों लोग जिन्होंने कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, उसके बावजूद भी वो व्हाइट को इतना व्हाइट दिखाता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट चलती है ना, इट इज ऑलमोस्ट टुवर्ड दी 5600 डिग्री का टेम्परेचर। फ्लड लाइट जो चलती है ना, उसका टेम्परेचर भी बहुत ऑलमोस्ट टुवर्ड दी सन होता है। इसलिए आप कभी भी आईपीएल के मैचेस देखोगे तो वहां पे कलरफुल लोग दिखते हैं, रेड एकदम रेड दिखता है, ब्लू एकदम ब्लू क्यों दिखता है, कभी वाइब्रेंट कलर दिखते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर भी वहां पे लगभग उसके आसपास ही, टेम्परेचर का इतना इंपॉर्टेंट है। फिल्मों में भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी टेम्परेचर अच्छा बुरा नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास भी वार्म लाइट आ रही है, आप देख सकते हो मेरे को वार्म लाइट आ रही है, अभी देख रहे होंगे कि मेरे को सुमित जी के यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कोल्ड लाइट आ रही है, शायद ट्यूबलाइट की लाइट, आपके यहाँ ट्यूबलाइट लगी शायद, आई गेस। इस वक्त क्या कौन सी लाइट लगी है इस वक्त? व्हाइट लाइट लगी, मेरे यहाँ वार्म लाइट लगी हुई है। इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर अगेन, इसकी अपना टेस्ट है, इसका अपना टेस्ट है। अगर इसको किसी को ये टेस्ट चाहिए जो मेरे पे लाइट पड़ रही है, ये अच्छी लाइट है, किसी को ये टेस्ट चाहिए तो ये अच्छी लाइट है। तो लाइट कोई अच्छी बुरी नहीं थी, इट्स अपॉन योर टेस्ट एंड एम्बियंस, क्या चाहते हो। अगर मैं कुछ रोमांटिक चाह रहा हूँ, मैं कोई एकदम, तो मैं वार्म टोन ले रहा हूँ, मैं आपके, अगर मैं वार्म टोन ले रहा हूँ, मुझे कुछ रोमांटिक चाहिए, कुछ एकदम, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? लगभग 3000 से 3500 का टेम्परेचर, जो कि मुझे नॉलेज है इसलिए मुझे पता है। पर जिसको नॉलेज नहीं, मैं उसके बात कर रहा हूँ कि लाइट को रीड कैसे करते हैं, लाइट को समझते कैसे, टेम्परेचर को कैसे समझते हैं। ओके, हाँ, जैसे सन निकलने वाला होता है, आपका रेड कलर होता है, और रेड होते होते वो थोड़ा सा ऑरेंज 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 ऑरेंज, येलो येलो येलो, व्हाइट 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 व्हाइट, येलो 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 येलो, ऑरेंज ऑरेंज, और एकदम रेड। ये अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि ये वार्म टेम्परेचर 5600 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो एक आइडियल कलर टेम्परेचर है, उसकी ये नीचे टेम्परेचर है। अगर आपका टारगेट है कि ये टोन चाहिए, तो आप क्या करोगे, कैमरे पे जाके अपने कैमरे को बोल सकते हो, बता सकते हो कि आप है ना 3000 के आसपास का टेम्परेचर रखो, क्योंकि मैं इस टेम्परेचर पे शूट कर रहा हूँ, मुझे ये मूड चाहिए। आप जाके सेट कर सकते हो कैलेंडर पे जाके। और किसको कस्टमाइज करना के पे खुद का, मतलब तो और प्रिसाइजली भी जा सकते हैं कि एक्सपोजर मीटर लेके, कलर कार्ड लेके जाके, एकदम प्रिसाइज, जिसको व्हाइट बैलेंस बोलते हैं, जहाँ पे अपने कलर को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये व्हाइट बैलेंस होता क्या है? आपने सुना होगा WB, व्हाइट बैलेंस। कहीं ना कहीं व्हाइट को बैलेंस कर, दैट इज एक्चुअली हाउ टू गेट एन एक्यूरेट कलर, इन एनी पर्टिकुलर लाइट कंडीशन। किसी भी लाइट कंडीशन पे सच्चे कलर को कैसे उजागर करना या दिखाना,
इज कॉल्ड व्हाइट। हमको व्हाइट बैलेंस इसलिए सेट करना पड़ता है कि मेरे को ट्रू कलर दिखाना हो तो मुझे उसको बैलेंस को उसके बैलेंस पे आना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि अभी ये व्हाइट बैलेंस अगर मेरे को शूट करना है और मेरे को इसका रियल कलर दिखाना है इस टेम्परेचर में, तो मैं अगर टेम्परेचर को 3000 के आसपास करूंगा तो लगभग उसके आसपास का कलर दिखाना आइडियल नहीं दिखेगा, लगभग आसपास दिखाना शुरू कर देगा। हम उस टेम्परेचर पे आके काम कर रहे हैं। तो व्हाइट बैलेंस का नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब आपको कलर टेम्परेचर का नॉलेज भी होना चाहिए जहां पर आपका कलर सबका मेंटेन होता है। तो आपको पता है कि अगर हमको कलर को पिक्चर को शार्प रखना है तो आपको अपर्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा शार्पनेस के लिए, और सबसे बड़ा कंसर्न होता है फोकस। और कलर को अगर हमको कंसर्न रखना है तो आपको कलर टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए, केमिस्ट्री पता होना चाहिए, व्हाइट बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड चीज होती है जिसको बोलते हैं हम स्टोरी बोर्ड, जो कि आदमी को इंप्रेस करता है किसी चीज को देखने के लिए। अब स्टोरी बनती कैसी? तो स्टोरी लोग एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है जो इस इंडस्ट्री में है, हमारी इंडस्ट्री फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग में, जो कि रूल ऑफ थर्ड, जो कि लोग सुनते हैं पर समझते नहीं। रूल ऑफ थर्ड बोलेंगे हाँ रूल ऑफ थर्ड सुना है, पर रूल ऑफ थर्ड समझते नहीं है, कोशिश नहीं करते उसको जानने के रूल ऑफ थर्ड। और मैं तो कहता हूँ कि अगर रूल ऑफ थर्ड है जो कि जिसमें रियल आर्ट है, फोटोग्राफी सिनेमा का जो आर्ट जो है वो आर्ट है आपके रूल ऑफ थर्ड पे। रूल ऑफ थर्ड होता क्या है, मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट कर रहा हूँ, जब हम स्लाइड पे आएंगे तो मैं आपको पिक्चर से भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मैंने रिदम को तोड़ना नहीं चाहिए। सुनिए जी सही है ना, अपन थोड़ा सा अभी अपन इसको अपन थ्योरेटिकल करते हैं, फिर अपन उसको एस्टैब्लिश करेंगे अपने स्लाइड पे, ताकि वो कनेक्ट कर पाएगा। सही है ना, ताकि अपना अब ये कंपोजिंग में होता क्या है, रूल ऑफ थर्ड होता क्या है? सर रूल ऑफ थर्ड को रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं क्या, रूल ऑफ थर्ड होता क्या है? सर रूल ऑफ थर्ड एक ऐसा एक एलिमेंट डिजाइन किया है फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग में, जहां पर भी आपके फ्रेम को कंपोजिंग करने के लिए कुछ आपको रूल्स दिए हैं, जिससे आपके पिक्चर में डायनामिक रेंज बढ़ जाती है, देखने का तरीका बढ़ जाता है, आपकी चीजों की भव्यता बढ़ जाती है। अब डायनामिक रेंज नया शब्द मैंने इस्तेमाल करा, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर, पर डायनामिक रेंज बहुत अच्छी चीज होती है। तो यूजुअली हमारा ह्यूमन एज ए ह्यूमन आई हमारा भी डायनेमिक रेंज है। तो डायनेमिक रेंज होता क्या है? डायनेमिक रेंज होता है ब्राइटेस्ट यानी कि व्हाइट टू वेरी डार्क का जो रेंज होता है, वेरी व्हाइट टू वेरी डार्क का जो रेंज, फॉर एग्जांपल वेरी व्हाइट 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 व्हाइट, फिर थोड़ा कम व्हाइट कम व्हाइट कम व्हाइट, डार्क 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 ग्रे, हल्का ग्रे, डार्क ग्रे, फिर डार्क 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 डार्क, एकदम ब्लैक। तो द रेंज बिटवीन द ब्राइटेस्ट एंड द वेरी डार्केस्ट, ये रेंज को बोलते हैं डायनेमिक रेंज। हमारी आंखों का डायनेमिक रेंज लगभग 14 के आसपास होता है। ह्यूमन आई का डायनेमिक रेंज 14-15 के आसपास होता है। अच्छे जो कैमरा जो लेने जाते हैं, जो अच्छे प्रोफेशनल कैमरा लेने जाते हैं, वो लोग है ना पिक्सल से भी ज्यादा बात करते हैं इसका डायनेमिक रेंज कितना है, इसकी ब्राइटेस्ट और डार्कर साइड देखने की क्षमता कितनी है कैमरे की। तो प्रोफेशनल लोग लेने जाते हैं, क्योंकि जब तक डायनेमिक रेंज अगर आपके कैमरा का अच्छा होगा तो आपके कलर्स बहुत अच्छे आएंगे। उसका एक एग्जाम्पल मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ, मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लेता, फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ। हमने देखा कि हम बहुत सारे मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं, पर एक मोबाइल बहुत जाना जाता है फोटो के लिए। गेस करो कौन सा मोबाइल है जो फोटो के लिए बहुत जाना जाता है? जिसकी कौन सा ब्रांड है सुबीर जी, जो जानते हैं फोटो बहुत अच्छी आती है, कौन सा ब्रांड है जिससे बहुत अच्छा? एप्पल। सबको पता है कि एप्पल से फोटो बहुत अच्छी आती है, यानी कि ये नॉलेज तो सबके पास है कि एप्पल से फोटो बहुत अच्छी आती है, और एप्पल को भी नॉलेज है क्योंकि उसको पता है कि ये नॉलेज लोगों को कि अच्छी आती है, और एप्पल को भी नॉलेज है। तो एप्पल क्या बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है या कैमरा बेच रहा है? कैमरा। हर आदमी बोलेगा कैमरा बेच रहा है, पर एप्पल एक्चुअली कैमरा भी नहीं बेच रहा है। एप्पल बेच रहा है HDR, हाई डायनेमिक रेंज। वो क्या बेच रहा है? हाई डायनेमिक। एप्पल ने जब देखा, ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, मैं एप्पल वाले से शिकायत नहीं है, एप्पल वाले कोई कंपनी वाला बोलने क्या करें, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा खुद का रिसर्च है। एप्पल ने जब देखा कि सबको फोटो खींचने का शौक है, जिसको आता है जिसको नहीं आता है, सबको पूरी दुनिया में सबको फोटो खींचने का शौक है, क्यों ना मैं ऐसा कुछ कर दूं अपने कैमरा में, चाहे फोटोग्राफी का नॉलेज हो या ना हो, वो कहीं से भी फोटो खींचे, मैं आसमान को ब्लू कर दूं, पेड़ को हरा कर दूं, रोड को ब्लू कर दूं और आदमी को गुलाबी कर दूं और फोटो छान के दे दूं। तो उसने क्या करा, अपने डायनेमिक रेंज को प्रोग्राम ऐसा करा कि जहां पर भी बहुत ज्यादा हाईलाइट है उसको दबा देता है, जहां बहुत ज्यादा शैडो है उसको उठा देता है, पिक्चर का ब्राइट आदमी, काला आदमी भी, गुलाबी आदमी, बोला यार क्या फोटो खींची है। उसने क्या बेचा? डायनेमिक रेंज बेचा।
उसने पूरा प्रोग्राम कर दिया पूरे रेंज को, जहां हाईलाइट शैडो हाईलाइट को पूरा प्रोग्राम कर दिया। इसको कहीं ना कहीं एआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका एआई एक्चुअली वो एआई हाई डायनेमिक रेंज में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एआई ही है, उसको प्रोग्राम किया है। तो उसने क्या करा, अपने एआई को डायनेमिक रेंज को ऐसा प्रोग्राम कर दिया, आप किसी भी तरह से लो अगेंस्ट मी लाइट लो तो भी पिक्चर छान जाए। तो आजकल जो डायनेमिक रेंज कैमरास क्या है, बहुत ब्यूटी है। किसी एक कंपनी के नहीं, हर कंपनी के कैमरा के डायनेमिक बहुत अच्छे आते हैं। उसमें भी बहुत लंबे अच्छे रेंजेस आते हैं। जब भी कोई आप लेने जाते हो सिनेमा में, डायनेमिक रेंज देखना चाहिए, इसका डायनेमिक रेंज कितना है जो आपके कलर्स को एनहांस करता है। तो प्रॉब्लम क्या है सर, यहाँ पर कई लोग को यही नहीं पता कि मुझे पुणे जाना कि नागपुर जाना, गाड़ी स्टार्ट कर दो, फिर पोस्टर करना क्या है भाई, टारगेट डिसाइडेड नहीं है। सर टारगेट डिसाइड करोगे आप पहुंच जाओगे वहां पर। सिनेमा इज ऑल अबाउट टारगेट। सर कई लोग बोलते हैं कि मेरे को सेटिंग सीखना है, मेरे को सेटिंग सीखना है, सेटिंग सीखना है। सर मेरे को 26 साल हो गए, मेरे को सेटिंग ही नहीं आती। किसी को आती है तो उनको लाइव स्ट्रीम बोलो मैं सीखने आता हूँ सर सेटिंग। सर मेरे को सेटिंग करनी आती नहीं है। सर सेटिंग करके क्या शूट कर सकते हैं, मेरे को यही नहीं पता। सर शूट करने के लिए क्या सेट करना है वो कर सकते हैं, क्या शूट करना है उसके लिए क्या सेट करना है, प्रायोरिटी जिसको हम बोलते हैं प्राथमिकता, प्रायोरिटी, व्हाट इज द टारगेट एंड व्हाट प्रायोरिटी यू शुड गो फॉर। हम यहाँ पे सेट करके कैसे शूट करते हैं मुझे नहीं आता। तो सेटिंग नाम की कोई चीज नहीं होती सर। ए बी सी एक्सीलरेटर ब्रेक और क्लच, कितनी लाइट को अंदर लेना है, कितनी देर के लिए लेना है और क्यों लेना है, अब क्या रीजन होना चाहिए। स्टोरी में मेरे को कितनी डेप्थ देनी है, क्यों देनी है, वजह होनी चाहिए। मेरे पास कलर क्यों देना है, कितना कलर देना है, इसके बाद हर चीज के बाद रीजन होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको लाइक कर सकते हो। ब्रेक मैं बता रहा हूँ, देखो मैं आपको बता रहा हूँ एबीसी क्या होता है। एक्सीलरेटर क्या करता है, स्पीड एक्सीलरेटर क्या करता है, दबाओगे तो अभी गाड़ी आगे बढ़ती है ना। सर ब्रेक क्या करता है, जब आपको नहीं चाहिए तो दबाता है। वो स्टीयरिंग क्या करता है, जब मेरे को घुमाना तो मैं उसको घुमाता हूं। सर एक्सपोजर जो होता है ना, एक्सपोजर होता क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर्चर, शटर्स एंड आईएसओ, तीनों का मिश्रण को बोलते हैं एक्सपोजर। और ये होता है हमारा एक्सीलरेटर, कितनी लाइट को दबाना है, कितनी लाइट को उठाना है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, कहानियां बनाए, डेप्थ कितना रखना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक शार्प चाहिए, मैं यहाँ से यहाँ तक शार्प चाहिए, क्यों चाहिए, उसका रीजन होगा कहानी बनाने में। थर्ड स्टोरी, मेरे को अगर कंपोजिंग करनी, मैं क्यों फोरग्राउंड में इतनी रखूंगा, मिड ग्राउंड में रखूंगा, बैकग्राउंड में रखूंगा, वो कितना क्यों रखूंगा, अगेन डिसाइड करके आपको स्टोरी बोर्ड को बनाने में। सर हर चीज का बैलेंस रखना इज कॉल्ड द कंट्रोल। तो ये जो एबीसी है तीनों कंट्रोल है, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड आपका कंट्रोल है, एक्सपोजर आपका कंट्रोल है, और आपके क्या कहते हैं लाइट, आपकी जो एक्सटर्नल चीजें जो आपको ग्लाइड करती है, आपको मॉडिफाई करती है। मॉडिफायर को मॉडिफाई क्यों बोलते हैं, लाइट मॉडिफायर है। मॉडिफायर क्यों बोलते, लाइट को मॉडिफाई करती है, लाइट को बनाती है। सर अगर स्क्वायर शॉर्ट बॉक्स है उसके पीछे रीजन है, अगर राउंड है उसके पीछे रीजन है, अगर वो डीप ऑप्टा है तो रीजन है, अगर छोटा ऑप्टा है। सर लोगों को पता ही नहीं कि क्यों चलाना है, डीप क्यों लगा रहे हैं भैया, क्यों रीजन है। अगर मॉडिफायर बनाया है कोई भी साइज का उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है, 2-3 रीजन है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइट की 2-3 प्रॉपर्टी होती है। लाइट की पहली प्रॉपर्टी होती है, लाइट जिस भी रंग को टकराएगी वो कलर अपने साथ लेके आती है, लाइट की प्रॉपर्टी है। अगर आपकी दीवार समझिए अगर पीछे पिंक कलर की होगी ना, तो अगर लाइट टकराएगी पीछे और पिंक कलर आपकी बॉडी पे भी दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी जिस भी लाइट को टकराएगी लाइट को लेकर आएगी। लाइट की एक और प्रॉपर्टी, लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट। लाइट की एक और प्रॉपर्टी, लाइट की जितना दूर जाएगी अपनी इंटेंसिटी को लूज करती है। लाइट की प्रॉपर्टी जितना दूर जाएगी अपनी लाइट की इंटेंसिटी को वो लूज करते हैं, जहां पे एकदम हार्ड, यहाँ पे सॉफ्ट आगे जाकर वो मिट जाती है। ये प्रॉपर्टी हमको मालूम होनी चाहिए। डिफ्यूजर भी क्या करता है, आपकी जो डीप ऑप्टा होता है, जो इतना बड़ा डीप होता है, डिफ्यूजर यहाँ लगा, लाइट यहाँ पे लगी हुई है, तो लाइट को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है ना, तो इस डिस्टेंस को जब ट्रैवल करना पड़ता है लाइट को, तो लाइट अपनी इंटेंसिटी को कम करता है। इसलिए डीप मॉडिफायर यूज करके उसकी इंटेंस को कम करने के लिए और डिफ्यूजर आगे लगा के उसकी डिफ्यूज करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मेरे को अमेरिका में नौकरी मिल गई थी ना सर, मैं ना रात को मतलब हमारी ओरिएंटेशन था यूएस में 3 दिन का शिफ्ट, मतलब 3 दिन के ट्रेनिंग देती कंपनी अमेरिका में जाने के बाद, तो आपको सिखाती है अभी आपको ऐसा करना है वैसा करना है, ऐसा करके 3 दिन की ट्रेनिंग देती है। तो मैं बहुत खुश था कि भैया अमेरिका में नौकरी मिल गई, इससे बढ़िया बात क्या, फोटो खींचने के लाख रुपए मिलने वाले हैं, कल से ऐश करेंगे यहाँ पे अमेरिका में। ऐसा करके रात को मैं पूल में नहा रहा था और मेरे साथ एक कोई यूपी का बंदा था, वो भी सिलेक्ट हो गया था, और मैं इसके साथ बात करते ऐसी बात करते बोला भाई अपनी तो किस्मत बदल गई भाई, आपको तो फोटोग्राफी की जॉब मिल गई अमेरिका में, वो नहा रहे थे। तो उसने बातों में मेरे को पूछा अपर्चर होता है क्या एक्चुअली, तो मैंने बोला अपर्चर इज ओपनिंग इन द लेंस
थ्रू विजाई सेंटर, जो मैंने पढ़ा था डिक्शनरी में, जो मेरे को अमेरिका में नौकरी मिल गई है, पर मेरे को पैर की डेफिनेशन पता है, पर करता क्या मुझे नहीं पता। फिर भी मैं अमेरिका में जॉब पे, जो कि मेरी कंपनी की एचआर ने भी आइडेंटिफाई कर लिया। मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे को जो जॉब मिल गई, जो मेरा फाइनल डे ओरिएंटेशन का था, तो मेरी एचआर थी जिसने मेरे को अंदर बुला के बोला तो दिनेश जी 2 चीजें आपको बतानी है, एक अच्छी और एक बुरी, कौन सा सुनना चाहोगे पहले? तो मैं मैडम अभी बुरा क्या बोल रहे हो मैडम, मैं अमेरिका में आ गया, बुरा क्या बोलना है? नहीं बुरी बात बोलना नहीं, अच्छी बात बतानी। मैंने यार बुरी क्या हो सकती है, क्या सुनना चाहोगे? मैडम को बोला मैडम बुरी बता दो पहले। तो बोला आपको आपका काम नहीं आता। बोला क्या? मेरे को मेरा काम नहीं आता। तो 1 सेकंड के लिए लगा कि वापस हिंदुस्तान तो नहीं जा रहा हूँ मैं, मेरे को भगा रही है वापस से, मेरे को शायद मेरे को कल भेज दिए। बोला कि मैडम मेरे को काम नहीं आता। मैडम अच्छी बात क्या है, कांग्रेचुलेशन यू गॉट अ जॉब इन अमेरिका, एंजॉय योर जॉब, बधाई की नौकरी मिल गई अमेरिका में, एंजॉय करो अपना जॉब। समझ में नहीं, एक तरफ बोली काम नहीं आता है, दूसरी तरफ बोली कि एंजॉय करो काम को। फिर मेरे को बहुत 1 हफ्ते के बाद उसने बताया, जब मेरे को बाद में मालूम पड़ा, उसने बोला कि भाई तुम्हारे पास जो चीज है वो किसी के पास नहीं है। गेस करो सुमित भाई क्या था जो बोला मेरे पास वो किसी के पास नहीं है? गेस करो, मैं तो आंसर नहीं वाला। गेस करो, उसने बोला तुम्हारे पास वो किसी के पास, तुमको काम नहीं आता और पक्की है, और तुम्हारे पास जो है ना वो किसी के पास नहीं। बोलो क्या था? बोलने का स्किल। VISION, विजन। विजन। सर तुम्हारे पास जो विजन है ना वो किसी के पास नहीं। काम तो मैं सिखा दूंगी। उसने 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग दी, काम सीख के 4-5 दिन की ट्रेनिंग ली सर मैं लाइट के ऊपर यूएस में। डायनेमिक क्या होता है? एक तो होता है एचडीआर होता है डायनेमिक रेंज, और एक होता है स्टैटिक और डायनेमिक। ये सिनेमैटिक टर्म है, स्टैटिक और डायनेमिक। फॉर एग्जांपल आप बैठ के मेरा अभी अब स्ट्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है? नाउ यू आर इन अ स्टैटिक पोजीशन। एक्चुअली आप कर रहे हो स्ट्रीमिंग इन अ स्टैटिक पोजीशन। आपका अभी जो स्ट्रीमिंग चल रही है दिस इज कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रीमिंग। और मैं बैठ के आपको स्ट्रीम दे रहा हूं, तो मैं भी क्या कर रहा हूं? स्टैटिक पोजीशन। आई एम सिटिंग एंड डूइंग दैट। अगर आपने कल घूमते घूमते बात कर रहे हो और मैं चलते चलते बात कर रहा हूं, नाउ दिस इज कॉल्ड डायनेमिक। ये क्या हो गया? डायनेमिक। यू आर आल्सो मूविंग एंड आई एम आल्सो, मैं बात करते करते चलते चलते बात कर रहा हूं, आप चलते चलते वैसे सवाल पूछ, नाउ दिस इज कॉल्ड डायनेमिक। लोगों को चाहिए डायनेमिक चीजें। लोगों को कुछ भी चीज स्टैटिक होती है ना वो इंटरेस्ट नहीं करती, क्योंकि आज हमारा डायनेमिक है। एक डायनेमिक ये होता है, दूसरा डायनेमिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप पुराने पिक्चर के गाने देखते थे जहां पर हीरो हीरोइन एक छतरी के नीचे खड़े होकर गाना गाते थे। कौन सा? वो जो सीन है ना सर छतरी के नीचे, दैट इज अ स्टैटिक शॉट। वो क्या शॉट है? कैमरा भी एक जगह पे रखा हुआ है और टारगेट भी एक ही जगह पे, नाउ दैट इज कॉल्ड स्टैटिक शॉट। सिनेमा जब करते हो स्टैटिक शॉट के साथ डायनेमिक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक। जब इमोशन दिखा रहे हो कुछ तो स्टैटिक हो गया, जब कुछ एक्शन दिखा रहे हो डायनेमिक। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक डायनेमिक, लाइट शैडो प्लस क्लोज अप विद वाइट, क्लोज अप विद वाइट, ये सारा कॉम्बिनेशन, डॉली इन डॉली आउट, जूम इन जूम आउट, पैनिंग इन पैनिंग, ये सारा कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट सिनेमैटिक। ठीक है, तो ये चीजें अब मैं बात करूं एक शॉर्ट में कंटेंट के बारे में बात करता हूं। कंटेंट क्या होता है और पर्सपेक्टिव के बारे में शॉर्ट में बात करता हूं। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट? सर सुमित जी मैं आपको कोशिश करता हूं आप ही से पहले आंसर हो, अगर आपको समझाना कंटेंट तो कंटेंट होता क्या है? प्रिसाइसली कंटेंट इज हाउ टू डिलीवर योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, हंसना खेलना उठना बैठना गाना पीना कुछ भी हो सकता है, झाड़ू लगाना पोछा लगाना, इट कैन बी एनीथिंग। हाउ टू डिलीवर योर प्रोडक्ट इन वेरियस डिफरेंट वे, अपने काम को बताने के भिन्न भिन्न तरीके। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को स्ट्रीम कर रहे हो, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं दैट इज माई कॉन्टेंट, द वे आई एम मेकिंग यू, ये मेरा तरीका इज कॉल्ड कंटेंट। मैसेज इज नॉट द कंटेंट, मैसेज तो नहीं कंटेंट होता, तरीका इज कॉल्ड। जैसे आप स्ट्रीम ले रहे हो ना, स्ट्रीम इज नॉट कंटेंट, जिस तरीके से स्ट्रीम ले रहे हो दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो जो तरीका होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी स्वीपर है, वो घुमा घुमा के पोछा लगाता है, फेमस है पूरे इसमें नगर निगम में। भाई क्या एक ट्रैफिक हवलदार है जो नाच नाच के पूरा कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। वो क्या कर रहा है? ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? पूरा डांस करके ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। मतलब दैट इज द वे ही इज कन्वेइंग द मैसेज, द वे नॉट द मैसेज, द वे ही इज डूइंग इज कॉल्ड द कंटेंट। ये समझना है। तो हम फोटोग्राफर क्या सोचते हैं? मैसेज इज नॉट कंटेंट, द वे इज द कंटेंट।
तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फोटोग्राफी में कुछ अलग दिखना है, डोंट थिंक अबाउट द मैसेज, थिंक अबाउट द वे। लड़की घूंघट पे आ रही, दैट इज द मैसेज। किस तरीके से आएगी, दैट इज द कंटेंट। आपका रिव्यू कैसा लगा आपने कस्टम अपना पर्सनल? नहीं सर, बहुत, बिकॉज जब इनिशियली जब आपसे डिस्कशन हुआ था, तो जब आपने टॉपिक्स भेजे तो आई वाज लाइक इतना सारा टॉपिक, बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा, एंड मैं कनेक्ट कर पाए कि नहीं आप? यस, सो फिर जब अभी जब बात कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि ये सब इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे से। फोटोग्राफी में, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, फोटोग्राफी में दो ही चीजें, या तो फोटोग्राफी आती है या नहीं आती है, बीच का कुछ भी नहीं होता। ट्राई टू वर्क ऑन योर कंटेंट, तरीके में बहुत चीजें आती है, आपका पहनावा से लेकर बात करने से लेकर स्टोरी बोर्ड, इट्स ऑल अबाउट मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं कि एक ही चीज, आप क्या पहन के जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, किस तरीके से करेंगे, उस समय आपको कैसे बिलीव सिस्टम बनेगा। जो आपको 2 लाख की कोई वेडिंग दे रहा है, वो आप पे कैसे विश्वास करेगा कि आप कोई क्रेजी थिंग करा रहे हो, तो भी करेगा वो, क्योंकि आपकी जो तरीका हो तो उसको सेटिस्फाई करेगा, जो आपकी पर्सनालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो बिलीव करेगा कि ये कंटेंट बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि लोगों को बिलीव भी होना चाहिए कि आप जो क्रेजी थिंग कराओगे तो दुनिया में विदाउट पिक्चर्स एंड विदाउट वीडियो। इसीलिए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में हर आदमी को फोटोग्राफर सिनेमा क्यों बनना है, जब वो देख रहा है कि भाई इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया यहाँ पर पैसों का और काम का, पीपल आर फ्लरिशिंग, पीपल आर मेकिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। देख रहे हैं फोटोग्राफर हवाई यात्रा कर रहा है, फोटोग्राफर कार खरीद रहा है, फोटोग्राफर 2 मंजिल का मकान बना रहा है, फोटोग्राफर जब वो देख रहा है कि इसका लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस, वी आर इनटू बिजनेस नाउ। लेकिन एक और मुसीबत है, जब सबको मालूम पड़े कि पैसा बहुत है तो भीड़ भी बहुत आ गई यहाँ पर। वकील को भी फोटोग्राफर बनना है, कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी फोटोग्राफर, सैटरडे संडे उसको भी आके फोटोग्राफी करनी है। हम बहुत हो रहे हैं, जिसका काम नहीं वो भी आके कर रहा है, वो अपना काम से पैसा कमा रहा है, हमारा सैटरडे संडे आके वो भी काम कर रहा है, हमारा कंपटीशन बहुत टफ हो गया। पर अगर आपका कंटेंट का सेंस आ गया, स्टोरी बोर्ड का सेंस आ गया, लाइट का सेंस आ गया, आपको एक्चुअली काम करना आ गया, नाउ यू विल लुक लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। आप लोगों से डिफरेंट दिखोगे। हम खुद एज ए एजेंसी, यहाँ पे मेरा ऑफिस है 1000 स्क्वायर फीट का, हमारी टीम बैठी हुई दूसरे केबिन में, वो क्या करती है पता है क्या? सिर्फ रील के लिए फोटोग्राफर्स प्रोवाइड करती है। हमारे 7 से 10 घंटे रील बनाने जाते डेली, 30,000 रुपीज पर मंथ पे सिर्फ रील बनाते हैं, एवरी डे। सर काम की कोई कमी नहीं है, प्रॉस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है। इवन आप अब्रॉड करना चाहते हो अब्रॉड कर सकते, दुबई जाके करना सकते हो, मलेशिया का, सर दुनिया में कोई कोना नहीं, फोटोग्राफर्स हर जगह रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से प्रॉस्पेक्ट वेरी ब्राइट है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मैं बता रहा हूँ अभी नहीं कमा पाए तो कभी नहीं कमा पाएंगे सुमित भाई, सही है? दिस इज द राइट टाइम टू मेक मनी। इस वक्त बहुत क्रेजी है, स्पोर्ट्स में जाओ, वाइल्ड लाइफ में जाओ, सबसे बड़ी इंडस्ट्री वेडिंग इंडस्ट्री। सर 80% इंडस्ट्री जो इंडिया वर्ल्ड वाइड है, 80% लोग वेडिंग इंडस्ट्री से कमाते हैं। सर लोग बोलते हैं ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं, विद वेरी ऑर्गेनाइज वे, इट इज ए इनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री इन अ वेरी ऑर्गेनाइज वे। सर यहाँ पे कोई प्रिंसिपल वैसे कोई ऑथेंटिसिटी थोड़ी ना है। किसको लाइसेंस मिलता है कि मैं फोटोग्राफी कर सकता हूँ? किसने लाइसेंस दिया कि वो वीडियोग्राफर? देयर इज नो एजेंसी। खुद ने बोला मैं सिनेमाग्राफर, भाई ना मैं छोटा मोटा काम ही नहीं करता, खुद ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आई एम ए सिनेमाग्राफर, आई एम ए कैंडिडेट, खुद ने सर्टिफिकेट दे रखे हैं। हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकते हैं। सर मैं लाइव स्ट्रीमिंग को पहले ना बेवकूफी समझता था, टू बी वेरी फ्रैंक, ये कौन आके सुनता होगा घंटों। मैंने आप ही कल स्ट्रीम 1.5 घंटा लेके सुमित भाई, सर कोई लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, कभी मैं शूट प्लान करूंगा ना तो उसको पूरे नेशनल लेवल पे करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, रियल जगह पे। जब हम प्रोडक्शन किसी प्रोडक्शन के साथ शूट कर रहे हैं तो लाइव स्ट्रीम करेंगे, लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे, डिजाइन करेंगे शूट को, तो लाइव स्ट्रीम करेंगे। अच्छा, प्रकाश भाई का भी एक मैसेज है, आंखें खोल दी सर आपने। क्या बड़ी बात है सुमित भाई, वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट प्रकाश भाई, फोटोग्राफर की आंखें खोलना मजा आ गया क्या? उनके तो आंखें खुली हुई रहती है। और मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मैं कई बार सुनता हूँ सर आपने क्या अलग दुनिया दिखा दी हमको, हम लोग यहाँ पे टेंशन पाल रहे कैमरे का, आपने दूसरी दुनिया में लेके चले गए थे हमको। सर सिनेमा करो ये कैमरे के माध्यम मत हो सर, कैमरा पैसा भी है, जो कैमरा अच्छा कैमरा है, लेंसेज अच्छे लो, लाइट अच्छे लो, डिफ्यूज करो, लाइट शैडो बनाओ, थोड़ा लाइट पे काम करो। जी सर। तो सुमित भाई मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जितना दक्षिणा आप कैंडिडेट को और सिनेमाटोग्राफर को देते हो, प्लीज रिक्वेस्ट है ट्रेडिशनल लोगों को भी उतना ही आमदनी देनी है आपको। अगर आप 8,000 सिनेमा को दे रहे हो या कैंडिडेट को दे रहे हो, प्लीज उसको भी 8,000 दो, उसको वो उतना ही मेहनत करता है। आई रिक्वेस्ट
हमको एजुकेशन देना पड़ेगा सुमित भाई, हम ठेका लेंगे कि ट्रेडिशनल को भी उतना ही मॉनिटरिंग है। वी शुड स्टार्ट टेलिंग दिस टू एवरीबॉडी। यस यस, बिकॉज ट्रेडिशनल वाला बेचारा मरता है पूरा शूट कर करके। सर ही इज अ रियल कैंडिडेट पर्सन सर, वो रियल कैंडिडेट शूट करता है, सिनेमा स्क्रिप्टेड डिसाइडेड, और कैंडिडेट तो वो करता है, तो उसको वी शुड नॉट बी इन भेदभाव। अगर हम रेट फिक्स, सर रेट हम ही फिक्स कर, सर किसने ऑडियंस को, क्लाइंट को किसने बताया कि ये 30,000 का होता है, 1 लाख का होता है, ये हमने बताया ना सर। Who told him? सुनार को सोने का जो भाव किसने बताया? सुनार ने बताया, हम तो डिसाइड करते हैं, सुनार का भाव सुनार डिसाइड करता है, मार्केट सर हम डिसाइड करो। मार्केट में सस्ते में कोई काम होता नहीं है, अच्छा काम करो, क्वालिफाइड हो, बी अ प्रोफेशनल, हाउ टू डिलीवर योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, अपने काम का उच्च स्तरीय डिलीवर करो एंड टेक व्हाट अमाउंट यू वांट टू टेक जस्टिफाइडली। पैसा चार्ज करो, अच्छा चार्ज करो, अच्छा काम करो, और सब देखो सर ऐसा है कि अपना काम क्रिएटिव है, अच्छा पैसा आएगा, योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, विजन स्टार्ट वर्किंग, आदमी को टेंशन होगा कि मुझे कर्जा देना, मुझे ये देना, उसके बाद स्पेस नहीं मिलता क्रिएटिविटी का, स्पेस को नहीं मिलता, एक्स्ट्रा मनी बचती ही नहीं। कभी पूरा पैसा कंपनी आके कैमरा में खर्च करवा लेती है, लेंसों में खर्च करवा लेती है, लाइटों में खर्च करवा लेती है, उसका तो बचता ही नहीं है। कोई भी नहीं बताता कि भैया पहले सिनेमा क्या होता है, यहाँ से होता है, स्टोरी बोर्ड से होता है, शैडो हाईलाइट, सर मोबाइल से कर सकते हो स्टोरी बोर्ड, आपको हाईलाइट शैडो बनाने आती है तो ये एजुकेशन हमको देनी पड़ेगी कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर विजन, ऑन स्टोरी बोर्ड, ऑन हाईलाइट शैडो क्रिएट कैसे करते हैं। सर हम तो थाली होते हैं ना, मिरर, थाली चमचे, इनसे भी रिफ्लेक्ट करके लाइट बना लेते हैं। अब थाली से कैसे बना, भैया रिफ्लेक्ट कर रही है, मेरे को बैक लाइट दे रही हो, कोई जरूरी नहीं कि वो 50 की लाइट होगी, मुझे लाइट बनाना आना चाहिए। ऑफ कोर्स लाइट अपना काम करती है, पर हम छोटी छोटी चीजों से भी काम करते हैं। जी समझिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट प्रकाश जी का क्वेश्चन है, Z6 8 बिट 10 बिट का सेटिंग शेयर करो। रिपीट कीजिए क्वेश्चन। एक्चुअली आपने जैसे Z6 8 बिट 10 बिट सेटिंग्स, क्वेश्चन क्या है? बस उनको सेटिंग्स शेयर करो उनसे। देखो सर जितना हाई बिट पे काम करो नेचुरली काम अच्छा होता है, पर एक चीज बताऊं क्या सर, 8 बिट 10 बिट में इतना जितना नॉलेज वहां पर ले लो ना 8 बिट और 10 बिट में, उतना टेंशन लाइट पे डालो सर। बिट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ द पिक्चर, पर जो वे है, जो काम है सर, 8 बिट से 10 बिट से आपको क्या क्वालिटी ऑफ कलर थोड़े अच्छे मिलेंगे, सैचुरेशन अच्छा मिल जाएगा, पर आपका काम जो है ना सर वो इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग। सर 8 बिट 10 बिट ठीक है, सब अपनी जगह पे है, जैसे क्वालिटीज आती है आपके कैमरे में। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन है, हर कैमरा अपने बिट पे काम करता है, मूवीज का अपने बिट होता है, दोनों पे ही काम कर सकते हैं। हाई बिट पे अपने कुछ पॉइंट्स है, लो बिट पे अपने कुछ पॉइंट्स है, बट आप दोनों में, हम 8 बिट पे भी काम करते हैं, मतलब प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा काम होता है। जब तक लाइटिंग अच्छी होगी ना सर, तो आपके चीज़ों पे कंट्रोल होगा, हम वो डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हैं। जी सर। ओके, एक चीज वापस मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आपने कहा कि सेटिंग्स मुझे नहीं आती है, बिल्कुल नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है सभी के लिए कि सिचुएशन को देख के, लाइटिंग का सेंस लेके, टाइम ऑफ द डे के हिसाब से, then you set the cam, then you find the aperture, then you find the white balance, आपको लाइट कितनी चाहिए, डेप्थ कितनी चाहिए, स्टोरी क्या बनाओगे, केल्विन क्या रखोगे, ये डिपेंड करता है टारगेट पे, सेट करके कुछ भी शूट नहीं कर सकते। यस, एक और एक है, प्रकाश मुले जी ने भेजा है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है, सुमित सर एंड दिनेश सर, थैंक यू। ओके, सो आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस तो नहीं है, एंड काफी सारा मैं देखता हूँ ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो। सर मैं तो यही बोलूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन द लाइट पे काम करना शुरू करो, लाइट बहुत अच्छी आ गई है मार्केट में, मॉडिफायर्स बहुत अच्छे आ गए हैं, मॉडिफाई करो लाइट को, ड्रामेटाइज करो, स्टोरी पे काम करो, और लाइक इवन आपको भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, dino201073 पे। एक रिक्वेस्ट है सभी से, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, ताकि ये मैसेज आपके दोस्तों के पास जाएगा, इंडस्ट्री में काफी लोगों के पास जाएगा, और अगर हम बेटर काम करेंगे तो इंडस्ट्री बेटर होगी।
तो वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट 7-8 months एंड हमको वी आर एंजॉयिंग इट बिकॉज इससे हम अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं. हमारे व्यूअर्स जो है हम उनको जानते नहीं है, बट जब हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं सो दे आर आंसरिंग इट, तो हमको ये पता चलता है कि नहीं वो उतना सेंस रखते हैं जितना चाहिए. सो इट्स गुड, वी हैव अ लाइक माइंडेड पीपल, पूरा इंडस्ट्री साथ में आ रहा है, बट वी फील कि इसमें और एंगेजमेंट बढ़नी चाहिए ताकि हमें भी एनर्जी मिले. और हम और सर मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम कुछ इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं. वेरी नाइस. कुछ इंडोनेशिया से है, कुछ यूरोप से है, कुछ यूएस से है. हमारे यही यूट्यूब लाइव के प्लेटफॉर्म से हमको काफी लोगों ने अप्रोच किया है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद इंडियन फोटोग्राफर्स. बहुत अच्छी बात है. सो मे बी वेरी सून इन दिस मंथ ओनली विल हैपन. अभी मतलब हमारे भी डेट्स अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने कंफर्म नहीं किया है, बट यस, तो जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे तो उतना ज्यादा नॉलेज और कंटेंट मिलेगा. वेरी सून वी होप कि हम और भी आपके साथ लाइव में करें ताकि बहुत मजा आए सभी को. सो सर वंस अगेन थैंक्स अ वेरी लॉट फॉर थैंक यू. और मैं ये बोलना चाहूंगा सुबीर, वेरी गुड एफर्ट. ये आज का मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह की जो सोच है ना जिसको मैं विजन बोलता हूँ, यू आर ट्राइंग ए वेरी गुड एफर्ट. जिसने भी सर जो मेरा कहना है सर सुबीर भाई, डोंट ट्राई टू डू परफेक्ट, ट्राई टू डू योर बेस्ट. आदमी क्या पूरी जिंदगी परफेक्ट के चक्कर में कभी परफेक्ट होता नहीं है और कभी कर नहीं पाता. अपना बेस्ट जो परफेक्ट होता जाएगा. बिल्कुल, यू आर डूइंग योर बेस्ट, बस बेस्ट जो परफेक्ट होगा. वेरी नाइस इनिशिएटिव. और इसको ये लेवल बहुत आज शायद 1 साल का लेवल बहुत हाई होगा और शायद बहुत मुश्किल होगा इसकी भाई स्ट्रीम में हमको भी ऐसा बोलना पड़ जाए हमको. So yes, thanks a lot for making this a very interactive session and I request everyone कि ये जो वीडियो है ये आप आपके ग्रुप में शेयर करें, ये चैनल को शेयर करें ताकि हम बहुत सारे व्यूअर्स से एंगेजमेंट करें और हमको बहुत मजा आएगा. जैसे अभी मैंने आपको इंटरनेशनल की मैंने अभी बात की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. हम कमर्शियल, न्यूबॉर्न एंड वेडिंग, ये 3 टॉपिक के ऊपर हम बहुत जल्दी कुछ इंटरनेशनल मेंटर्स हैं जिनके साथ हम बात करने वाले हैं और उनका प्रेजेंटेशन रियल टाइम होगा, बट वो प्योरली इंग्लिश में होगा. बट हमारा इससे यही इंटेंशन है कि आप इससे सीखें, बट एट द सेम टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर भी करें बिकॉज अभी बट दिस इज कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म जहां पर हम ऐसे दिनेश वर्मा जी रहेंगे या उसके अलावा भी हमारा नेक्स्ट सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, वाई प्रिंट, जो थोड़ा थोड़ा फेड आउट हो रहा है. सो वंस अगेन थैंक्स अ वेरी लॉट. मैं सुमित जैन और पूरे टीम कैवॉक की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि कॉन्स्टेंटली आपने हमको सपोर्ट किया है. एंड यस, वन लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, नागपुर फोटो फेयर जो मार्च 15, 16, 17 को है, प्लीज डोंट मिस. अगर आपने रजिस्टर किया है तो गुड, नहीं किया तो रजिस्टर करें. हम मिलेंगे फिजिकली वहां पर. थैंक यू. नमस्ते.